बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ख़बर तो आपने थंबनेल पे देख ली होगी। आर्मी चीफ़ और DGISI का दौरा सऊदी अरेबिया, इसी पे बात करनी है। क्या ये नाकाम हुआ है, कामयाब हुआ है? मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी वली-ए-अहद हैं, क्राउन प्रिंस, उनकी मुलाकात इनसे क्यों नहीं हो सकी? बहुत इंशाअल्लाह एक गहरा एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड यहाँ तक ज़राए से बात हो सकती थी, वो भी मैंने की है। इस पे बात करेंगे, इसके हर पहलू को डिस्कस करेंगे। अब क्या होने जा रहा है, इससे पहले ये ख़बर डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी ख़बर डिस्कस करूँगा। कल आपने भी देखा होगा, नवाज़ शरीफ साहब की एक तस्वीर लीक हुई, करवाई गई, सामने आई, जो भी है, ठीक। वो वॉक कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं अपने बेटे के साथ। अपने बेटे ने, उनके बेटे ने उनका जो है ना वो छतरी पकड़ रखी है सर पे, और वो चहलकदमी कर रहे हैं। अच्छा, वो तस्वीर सामने आती है, सोशल मीडिया पे एक भूचाल आ जाता है जनाब, एक बहस छिड़ जाती है। फिर से शहबाज गिल साहब की छठी हिस्स जाग उठती है। पता नहीं वो छठी हिस्स है या पता नहीं खौफ है या पता नहीं, जो भी है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। मैं देख रहा था कि तकरीबन कोई 80-90% जो नेशनल चैनल पे प्रोग्राम थे, टॉक शोज़ थे, वो इसी तस्वीर से शुरू हुए, इसी पे तबसरे से शुरू हुए। और जो शुरू नहीं हुए तो उनके बीच में जाके उनसे जो है ना इसी तस्वीर पे बात हुई। अब मैं कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब से इख्तलाफ हो सकता है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, सियासी भी हो सकता है, नज़रियाती भी हो सकता है, उसमें तो कोई ऐसी कबाहत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं हैरान था, मैंने कहा एक तस्वीर आती है, उस पर सोशल मीडिया भी जनाब और नेशनल मीडिया भी इसी तरीके से अंधाधुंध डिस्कस करना शुरू कर देता है। और फिर जनाब शेख रशीद साहब कहते हैं कि इस बंदे को तो सियासत ही ख़त्म हो गई है। मैं हैरान हूँ ऐसे अरस्तुओं पे कि आप इख्तलाफ भले करें, हरदम करें, लेकिन आप ऐसे हथेली पे सरसों न जमाएं कि जो कोई किसी बात को आपकी मानने के लिए तैयार ही ना हो। एक तस्वीर आती है, पूरे का पूरा मीडिया, सोशल मीडिया उधर यूँ समझ ले कि चल पड़ता है, और फिर हम कहें कि उसकी सियासत ख़त्म हो गई है। यार, कोई हकीकत पसंदी का नाम लिया करें, कोई हकीकत पसंदी से काम लिया करें। अच्छा, बहरहाल आप आ जाएं जनाब इस दौरे पे। आर्मी चीफ साहब जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI साहब यानी जनरल फैज़ हमीद साहब, इनका दौरा, बहुत सारे लोगों ने इसे कहा कि जी नाकाम हो गया है, कुछ ने कहा कि नहीं जी ये नाकाम नहीं, ये कामयाब हुआ है, या कुछ लिमिट तक। इसके मैं सारे पहलू इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। ये 2 रोज़ा दौरा था। जिन लोगों ने कहा कि यह नाकाम हो गया है, उन्होंने इस बुनियाद पे कहा कि देखें जी, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात ना हो सकी और ऐसा माजी में नहीं हुआ, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ। देखिए ना, उनके आर्गूमेंट्स हैं ना, ठीक है ना, हर किसी को दलील देने का हक़ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ना ही दोनों तरफ से कोई एलामिया जारी हुआ, ना मुश्तरका हुआ, ना अपनी अपनी तरफ से हुआ, ये भी माजी के बरक्स हुआ है। और जनाब मुलाकात हुई खालिद बिन सलमान से, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं, नायब वज़ीर दिफा भी हैं, उनसे। अच्छा, अब मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा और वही मैं आम फहम अल्फाज में आम तरीके से डिस्कस करूंगा, इसका हर किसी को समझ आ जाए। ये मुलाकात क्यों ना हो सकी? देखें, जो लोग अब नाकाम और कामयाब, तो मैं बताता हूँ ना, फिर आप ख़ुद इस पर वो करेंगे कि नाकाम हुआ है। जब मैं कल देख रहा था एक अरस्तु साहब का थंबनेल, वो आप भी देखें ना, आपको पता चल जाएगा। खैर, नाम लेना मकसूद नहीं होता, मेरी आदत भी नहीं है। वो कह रहे थे कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान से आर्मी चीफ़ और DGISI ने मुलाकात करने से क्यों इनकार किया, यानी वो ये तासुर देना चाह रहे थे कि इनकार इन्होंने किया। अब ऐसे जो पॉलिसी लोग होते हैं ना, ये ख़ुद मुल्क को भी नुकसान पहुँचाते हैं, ये इदारों को, डिपार्टमेंट्स को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ये खुशामदी टोला, ये चापलूस टोला, अब आप अंदाज़ा तो करें कि मैं कहता हूँ कि क्या सितम ज़रीफ़ी है। ऐसे ऐसे लोग भी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आ गए हैं। मैं हैरान हूँ कि आप, क्या आर्मी चीफ़ और DGISI वहाँ सऊदी अरेबिया में गया है, और आप थंबनेल पे ये लगा रहे हैं कि इन्होंने उनसे मुलाकात से इनकार क्यों किया, यानी इन दोनों ने मोहम्मद बिन सलमान से इनकार क्यों। अब ये किसी पागल को भी कह दो ना, वो भी मुंह पे चांटा मार देगा कि तेरी अक्ल ख़राब है। ऐसा हो सकता है भला? इनकार उन्होंने किया
मोहम्मद बिन सलमान ने और क्यों किया ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा और ये कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, ये भी बड़ी एक टैक्टिकल गेम है। अच्छा, जो लोग सफारती रिवायात से, जो डिप्लोमेटिक SOPs से, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स से वाकिफ़ हैं ना, वो इंशाअल्लाह मेरी ज़रूर गवाही देंगे। ये देखें, इस तरह की मुलाकातें निचली लेवल से शुरू होती हैं, बतदरीज आगे बढ़ती हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक मुलाकात दूसरी मुलाकात का रास्ता हमवार करती है, ठीक है। मैं आपको एक आम सी मिसाल देता हूँ, आप थोड़ा सा सफारती हिसाब से हट जाइए। आप किसी बड़े अफीसर से मिलने जाते हैं, वज़ीर आला से, गवर्नर से, वज़ीर आज़म से, प्रेसिडेंट से, एक सेक्रेटरी से वगैरह। पहले आप उनके PA से मिलते हैं। अगर उनका PA ये समझता है कि जी ये तो मामला मैं भी हल कर सकता हूँ तो फिर ठीक है। अगर वो समझता है कि नहीं जी ये मामला वहाँ तक जाना चाहिए आगे, वो आपको अंदर भेज देता है, उस बड़े अफीसर तक या पॉलिटिशियन तक या मिनिस्टर तक या प्राइम मिनिस्टर तक वगैरह। समझ आ गई ना आपको ना? यानी ये बतदरीज एक सिलसिला होता है। अब ज़रूरत महसूस होती है तो अच्छा, ज़रूरत कैसे महसूस होती है? वो महसूस होती है डायलॉग से, वो महसूस होती है मुतालबात से। अच्छा, निचली लेवल पे ये मुलाकातें अगर हौसला अफजा हों, नताइज सामने आ रहे हों, सही अपनी जो जिस तरीके से चाहते हैं दोनों यानी फ़रीक़ैन, उसी तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हों, तो फिर उससे अगली मुलाकात हो जाती है। अगर उससे तो फिर उससे अगली और आखिरी स्टेज वाली मुलाकात हो जाती है। जाने से पहले आपको याद होगा, अभी चंद रोज़ की तो बात है कि पाकिस्तान में जो सऊदी अरब के सफ़ीर हैं, पाकिस्तान में जो तैनात हैं, वो बड़े आपको मुतहरिक नज़र आए। मुतअद्दिद अहम शख्सियात से उन्होंने मुलाकात की, सियासी रहनुमाओं से भी उन्होंने मुलाकात की, और उन्होंने जनाब आर्मी चीफ साहब से भी मुलाकात की, उन्होंने रहील शरीफ साहब से भी मुलाकात की, बहुत अहम मुलाकातें उनकी। तो फिर वहाँ जब गए तो आपका क्या ख्याल है कि उस सऊदी सफ़ीर ने उनको नहीं बताया होगा कि मामलात क्या हैं, किस नाहज पे हैं, कैसे चल रहे हैं, कौन सी बात मानने लगे हैं, कौन सी नहीं मानने लगे, कौन से मैंने मुतालबात कन्वे किए, उन्होंने क्या रिएक्शन शो किया, उन्होंने क्या बताया, हमने किया, तो क्या ये नहीं पता था? और जब ये लगा कि अगर मुलाकात कर भी लें यानी मोहम्मद बिन सलमान, तो तब भी कोई मुलाकात करने में इसमें मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, तो तब मुलाकात की ज़रूरत ही पेश नहीं हुई। बल्कि मैं आपको बताऊं कि सऊदी सफारती ज़राए कह रहे थे कि जी ये जब खालिद बिन सलमान से यानी नायब वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और DGISI की, उस वक़्त ये फ़ैसला हो चुका था, ये तय हो चुका था कि अब मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात नहीं होनी। क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे जाके जब डिस्कशन हुई, यहीं से डिस्कशन शुरू हो गई सफारती। ये तो जब आते हैं ना सफ़ीर साहब मिले जब आर्मी चीफ साहब से, उससे पहले भी निचली लेवल पे भी मुलाकातें होती हैं, मिजाज समझ में आ जाता है, बात समझ में आ जाती है, मूड एक दूसरे का मूड भांप लेते हैं। ये नहीं है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात कर ली, उसके बयान से बस स्टॉप लग गया और वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया, और उनका बयान यकदम को इस तरह से पैराशूटर की तरह बयान था कि अचानक ही नमूदार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। उस बयान के पीछे भी बहुत कुछ है, उस बयान से पहले भी बहुत कुछ होता रहा, एक दूसरे के एक्सचेंज करते रहे, और वो बयान जो दिया गया सामने हो सकता है शायद कि प्रोटेस्ट किया गया हो, लेकिन वो जो मुतालबात आ रहे थे यके बाद दीगरे और धड़ाधड़ आ रहे थे, उन मुतालबात को पूरा करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, चाहे वो मुतालबा कलभूषण का हो, छोड़ने का हो, चाहे वो मुतालबा सबसे बड़ी बात चाइना को छोड़ने का हो, ये बहुत बड़ी बातें हैं ना, चाहे वो मुतालबा CPEC के अगेंस्ट हो, चाहे वो मतलब बहुत सारे, मैं आपको बताऊँ ना, बहुत सारे मुतालबात ना। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ, एक अरस्तु साहब और हैं, बड़े दानिश्वर साहब हैं, ठीक है ना, वो फरमा रहे थे कि जी असल में सऊदी अरब ने नवाज शरीफ साहब को मांगा था दोबारा। उन्होंने कहा कि इनको तो आप हमारे हवाले कर दें और छोड़ दें, बस आप इनको रिलीफ दे दें, और वो जनाब पाकिस्तान ने बिल्कुल इनकार कर दिया। मैं कुर्बान जाऊं आपकी उस अरस्तु की फ़हम व फरासत पे, ठीक है ना। मैं हैरान हूं कि जब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री परवेज़ मुशर्रफ, ऑल इन ऑल स्याह सफ़ेद का मालिक, वो इनकार नहीं कर सके तो आज कौन इनकार कर सकता है? ये तो बड़ा सस्ते का सौदा था कि जनाब ऐसे ही करो, और फिर उसके बाद जनाब सऊदिया से बल्ले बल्ले बस बहाल हो गई। इसमें ऐसी कौन सी बात है? 2-3 साल बाद तो वैसे उन्होंने वापस आ जाना है, या जिस तरीके से भी हो, और उनके मुकदमात ख़त्म करो और ये सही। ये तो बड़ा आसान सी बात थी, ये तो बड़ी छोटी बात थी मैं समझता हूँ मुल्की लेवल्स पे। तो अब आप अंदाज़ा कर लें। बहरहाल मैं इस पर ज़्यादा अरस्तू पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। अच्छा, अब बात यह है कि ये मुतालबात जो सऊदी अरेबिया की ज़बान से आ रहे थे, वो मुतालबात एक्चुअली तो अमेरिका के मुतालबात थे, वो तो इस तरीके से। अच्छा, $1 मिलियन सवाल, क्या जाने से पहले आर्मी चीफ और DGISI को मालूम नहीं था कि आगे मामलात नहीं बढ़ेंगे? मालूम नहीं था कि किस लेवल तक मामलात जाएंगे? मुझे और आपको, एक लेमैन को पता था कि मामलात किस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न या किस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, किस नहज पे पहुंच चुके हैं। तो जहां उनको सफारती सारे राब्ते भी मुयस्सर हों, सब कुछ उनको पता हो, अंदर की ख़बरें भी हों, ख़ुद इंटेलिजेंस की ख़बरें भी हों, हर किस्म के ज़राए की ख़बरें हों, उनको नहीं पता था। रियासत को नहीं मालूम था, हुकूमत को नहीं मालूम था, हुकूमत के इदारों को नहीं मालूम था, जिनके हाथ में खारजा पॉलिसी है उनको नहीं मालूम था कि हम जाएंगे तो क्या हो पाएगा, लेकिन फिर भी गए। आखिर ऐसा क्यों? ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है ना भाई। इसलिए कि ताकि चीज़ें इतनी न बिगड़ जाएं कि फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाए। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है कर्ज़ की वापसी का, मैं समझता हूँ ठीक है, ये वक्ती तौर पे एक परेशान कुन बात हो सकती है या अफसोस हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है। जो उन्होंने $1 बिलियन मांग लिया, $1 अरब कह रहे हैं वो वापस हो गया चीन से लेके, कह रहे हैं वो दूसरा भी मांग रहे हैं, वो भी हो जाएगा। अगर तीसरा मांगेंगे वो भी हो जाएगा। डेफर्ड पेमेंट पे उन्होंने ऑयल स्टॉप किया, ठीक है, वो भी कोई ना कोई हो जाएगा, उसका इंतज़ाम भी। 2 बड़ी चीज़ें थी, एक थी जो रेमिटेंसेस आ रही हैं ख़ास तौर पे सऊदिया और मिडल ईस्ट से, और तकरीबन हमारी 50% रेमिटेंसेस यहीं से आ रही हैं। अगर वो फौरी तौर पे बंद हो जाती हैं तो ये भी बहुत परेशान कुन। और सबसे बड़ी बात, जो लाखों पाकिस्तानी, यानी कि सऊदी अरब और आप मिडल ईस्ट, UAE, मिडल ईस्ट सारे को मिला लें तो उसमें तकरीबन को लोग कह रहे हैं कि 50 लाख पाकिस्तानी फौरी तौर पे अगर वो वापस आते हैं, वो बहुत बड़ा एक यूँ समझ लें कि एक डिज़ास्टर होगा। ये एक अलग बहस है कि क्या वो ऐसा करने की खुद भी पोजीशन में हैं, क्योंकि बहुत सारे अंदर की चीज़ें बहुत सारे पता होती हैं ना। हर किसी को अपनी अपनी स्ट्रेंथ का भी पता होता है, अपनी अपनी वीकनेसेस का भी पता होता है। तो यहाँ भी इस पोजीशन में नहीं है कि ये फौरी तौर पे वो ये 2 बड़े स्टेप उठाएं और फौरी तौर पे पूरे के पूरे 50 लाख पाकिस्तानियों को वापस कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको बताया कि जनाब जो सऊदी हैं वो तो ख़ुद अपनी गन साफ भी नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के ऑप्शंस क्या हैं, या वहाँ भी तो फोर्सेस हैं, और अगर वो फोर्सेस फौरी तौर पे वापस बुला ली गई तो फिर वहाँ उनकी भी सिक्योरिटी जो है ना बहुत ही यूँ समझ लें स्टेक पे आ जाएगी। उनकी भी सिक्योरिटी, उनकी भी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो हिफाजत है वो भी स्टेक पे लग जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जनाब, दोनों तरफ से। अब ये 2 बातें कि मामलात इतने ना बिगड़ें, ये जो मकसद था। क्या मैंने कहा ना कि नहीं पता था जाने से पहले कि ये हो जाएगा? जी बिल्कुल मालूम था, ये हो नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि जी शाम में कुरैशी साहब की कुर्बानी मांगी गई, अरस्तू है ना अपने जिस तरीके से। कुछ लोग भाई अगर इस कुर्बानी से मामलात हल होते तो वो दे भी दी जाती, इसमें ऐसी कौन सी बात है। लेकिन वो ऐसा मामला नहीं था, इससे मामलात हल नहीं होते इस कुर्बानी से, ठीक है ना। और ये दो वजूहात थी। एक वजह ये कि मामलात इतने ना बिगड़ें, और दूसरी वजह ये कि फौरी ना बिगड़ें, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी वजह, क्योंकि अगर फौरी बिगड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम होंगी, उनके लिए भी प्रॉब्लम होंगी, नो डाउट। लेकिन तैयार होना पड़ेगा साहब, अब पाकिस्तान को भी तैयार होना पड़ेगा, उनको भी। हो सकता है इस दौरे से जो फौरी बिगड़ने के चांसेस थे, जो ज़्यादा बिगड़ने के चांसेस थे, वो तो रुक गए हों। लेकिन अगर पाकिस्तान ने यह फैसला कर दिया है कि जी बिल्कुल, उन्होंने फैसला कर, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने इंटरव्यू में भी कहा है
कि हमारा फ्यूचर चाइना के साथ है। अगर इसी तरह ही है और फैसला हो चुका है और हम मज़ीद ग्रे एरिया में रहना, यानी ग्रे एरिया मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने नौजवानों को, बच्चों को समझाने के लिए कि ग्रे एरिया में कि जी तू भी राज़ी और तू भी राज़ी, ठीक हो गया ना, दोनों को राज़ी रखना, ऐसा शायद अब लंबे अरसे तक मुमकिन ना हो। या हमें ब्लैक एंड वाइट में जाना पड़ेगा, या हमें इधर या उधर कहीं एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा, चाइना के ब्लॉक में या अमेरिका के ब्लॉक में। वो एक और बात थी कि चाइना अमर्जिंग पावर था, वो पावर बनने से कोसों दूर था, अब वो वाला मामला नहीं है। किसी भी वक्त 2-4 साल में अचानक अनाउंसमेंट हो सकता है कि चाइना सुपर पावर अपने आप को डिक्लेयर कर दे, और दूसरी बात यह है कि वो वर्ल्ड जो यूनिपोलर है इस वक्त वो बाईपोलर बन जाए, ठीक है ना, दुनिया में 2 सुपर पावर आ जाएं, अमेरिका और चाइना, ठीक है। अब ये तो एक और बात है, लेकिन ग्रे एरिया में अब रहना लंबे अरसे के लिए बहुत, मैं समझता हूँ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर, मैं एक और भी बात कहना चाहूँगा कि कहा कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं कर सकते। ये बयान बड़ा दो टोक है, बहुत वाज़े है, अप्रिशिएबल बयान है, लायक तहसीन बयान है, लेकिन बात यह है, शर्त ये है, लायक तहसीन है, काबिल तारीफ़ है, शर्त यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस पर यू टर्न ना लें और यू टर्न लेके अजीम लीडर ना बने। अगर ऐसा हुआ तो फिर इन चीज़ों से कुछ जाहिर हो रहा है कि अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। अब जो सऊदी ज़राए थे, अब देखिए बड़ी अहम बातें हैं, जो सऊदी ज़राए थे उन्होंने की बात, उन्होंने बताया कि हमें बड़ी ये बात अजीब लगी कि जिस रोज़ आर्मी चीफ और DGISI नायब वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद से मिल रहे थे, उसी रोज़ शाह महमूद कुरैशी ने कतर के सफ़ीर से इस्लामाबाद में एक तवील मुलाकात की। अब कतर के सफ़ीर से मुलाकात क्या ज़ाहिर करती है? कतर और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात आपको पता है कैसे हैं, ठीक हो गया ना, अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। कतर के ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं। कतर एक वहाँ से यूँ समझ लें कि एक बगावत करके सऊदी अरेबिया से वो उस खित्ते में, और कतर के सफ़ीर से उसी दिन मुलाकात होना शाह महमूद कुरैशी की, ये भी एक मैसेज है। मैसेज वहाँ ये मैसेज कन्वे करने के लिए गए कि जी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना आए, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आए और हमें तो नुकसान होगा, नुकसान आपको भी होगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए कि अगर उसे ब्लॉक में जाना है, और मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ वो जो आर्टिकल लिखा डॉक्टर अली अवाद असीरी साहब, जो पाकिस्तान में सऊदीया के सफ़ीर भी रहे हैं 2001 से 2009 तक, जो अरब न्यूज़ में बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल, और अनऑफिशियल नहीं बल्कि लोग तो अब कह रहे हैं कि इसको ऑफिशियल रिस्पांस समझें। उनके उस आर्टिकल से नज़र आ रहा है कि ये जो ब्लॉक की बातें हैं, ये जो चाइना, ये मलाइशिया, ये टर्की, ये ईरान, इनका पाकिस्तान, इनका इकट्ठा होना जो है, ये वहाँ पर बहुत ही दुखती रग को छेड़ रहा है। ये अगर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे बहुत जो है ना, एक रिजर्वेशंस भी हैं, बहुत खदशात भी हैं, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, बहुत अपने आप को एक चैलेंजिंग सी सूरत हाल समझी जा रही है। अब देखें कि ये ब्लॉक कब बनता है, अब देखिए, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अब एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा। अब वो पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है? क्या पाकिस्तान अमेरिका और सऊदी अरब के ब्लॉक में जाता है तो इस वजह से CPEC से हाथ धोना पड़ेंगे, चाइना से हाथ धोना पड़ेंगे, और याद रखिए इंडिया भी उसी ब्लॉक में है। क्या ये हमारे लिए भी पॉसिबल है? या दूसरी तरफ अगर इस ब्लॉक में आता है तो फिर उसके बाद वहाँ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? वो इन सारी चीज़ों को देख के, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपना सियासी इख्तलाफ आपके किसी से हो सकते हैं, नज़रियाती हो सकते हैं, इंटरनल इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान बतौर रियासत एक इंतहाई मुश्किल दोहराए पे है, एक इंतहाई मुश्किल स्टेज और पॉइंट पे है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना खुसूसी करम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सही फ़ैसला, रियासत पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी में सही फ़ैसला करने की तौफीक और हिम्मत दे,
और जहां पर हमारा नेशनल इंटरेस्ट, अल्लाह ताला उसी तरीके से रियासत पाकिस्तान को गाइडलाइन प्रोवाइड करे और उसी तरीके से जो है ना रहनुमाई फरमाए परवरदिगार। हमारी ये दुआ है इंशाअल्लाह। अब देखिए कि क्या होता है, इस पे एक दफ़ा नहीं बल्कि मुतअद्दिद, अब आप देखिएगा कि इसमें इसी तरह के वीडियो से मुतअद्दिद बार आपको हम जो है ना आगाह करते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। ये डेवलपमेंट्स अब थमेंगी नहीं, ये बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।